नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उद्धव ठाकरे शिवसेना ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुविधा पैदा कर दी है, इसलिए मोदी मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के मठ में पहुंचे। यह मठ हर तरह से विवादास्पद है। भाजपा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ऐसे बाबा बुआओं और महाराजाओं की भरपूर मदद लेती है, जिसमें बाबा राम रहीम भी शामिल है, जो बलात्कार, हत्या आदि के आरोपों में सजा काट रहे हैं। आसाराम बापू फिलहाल जमानत पर बाहर है। भाजपा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी उनकी मदद लेगी। अगर कुछ कमी रह गई है तो वह है महाकुंभ में मशहूर IIT से पढ़े बाबा की। मूल प्रश्न ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए गए थे। मोदी और उनकी पार्टी ने अमेरिका से ये सारा पैसा स्वीकार किया, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि इसका उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया गया। ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं कह रहे हैं कि मोदी ने भारतीय चुनाव जीतने के लिए विदेशी धन का इस्तेमाल किया, इसलिए चुनावों में सीधे तौर पर डॉलर डाले गए। सामना के संपादकीय ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यह पैसा भारत में चुनाव में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था, लेकिन भाजपा ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। भाजपा ने अपने वोट बढ़ाने के लिए धर्म, बाबा लोक मतदाता सूची में घोटाले का इस्तेमाल किया और मतदाताओं को पैसे बांटे। इसके लिए उसने अमेरिका के पैसे का इस्तेमाल किया। हरियाणा में 6 लाख वोट बढ़ गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में लोकसभा से विधानसभा के 5 महीनों के रहस्यमय तरीके से लगभग 40 लाख वोट बढ़ गए और महाविकास अघाड़ी हार गई। ये 40 लाख वोट भाजपा को मिले, जिसके लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया गया। वोट पैसे नहीं बल्कि डॉलर से खरीदे गए। चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, लेकिन डॉलर सीधे चुनाव में डाले गए और चुनाव जीत गए। क्या भारत को इसे बर्दाश्त करना चाहिए? ये चुनाव में भ्रष्टाचार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बस इतना कहा कि मेरे प्रिय मित्र मोदी को $21 मिलियन दिए गए हैं। मोदी और उनके अनुयायी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में एक बयान जारी करना चाहिए। ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजा जाना चाहिए। डॉक्टर स्वामी का बयान सच है। क्या भारत को यह बर्दाश्त करना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी पर डीलिंग का आरोप लगाया? भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी वित्तीय सहायता का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए और इस मदद से केवल भाजपा के वोट कैसे बढ़ते हैं? भाजपा की चुनाव आयोग, गृह मंत्री आदि को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठाकरे की शिवसेना ने मांग की है तो उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठाकरे की पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने भारत को पैसे दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि भारत को उसके चुनावों के लिए $21 मिलियन क्यों दिए जा रहे हैं। हम भारत को उसके चुनावों के लिए पैसे दे रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को EVM के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है और इसलिए ट्रंप और मस्क और अन्य लोग कहते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अब ये बात सामने आई है कि भाजपा इस काम के लिए पैसे लेती है और पैसे का इस्तेमाल मतदाताओं को खरीदने के लिए करती है। अगर ये मामला किसी और देश में सामने आता तो उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। यहाँ तक कि विदेशी पैसे से चुनी गई सरकार को भी लोग अपने घर में बिठा लेते, लेकिन भारत में लोकतंत्र बागेश्वर बाबा के मठ में जाकर ध्यान कर रहा है। ये वही है जो भाजपा का मुखौटा उतारता है। ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाबा ने लोगों को भाजपा के प्रचार का काम कर दिया और इसके लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल किया। एक विज्ञापन था जिसमें कहा गया था कि लोगों को अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना चाहिए, यानी इसके लिए अमेरिकी पैसे काम आए। मोदी भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा उनके देश में अवैध भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका विरोध न करने के पीछे का रहस्य भारत में मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स ने छिपा है। ये सब भाजपा को बेनकाब करने के तरीके हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए भी। लेख के अंत में लिखा है, अमेरिका से आया पैसा आखिर कहां गया? इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। लोकतंत्र चुनाव का और महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विदेशी धन का खुलकर इस्तेमाल किया गया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विदेशी धन भारत आया। भाजपा ने इस धन का इस्तेमाल अपने लिए मतदाताओं को खरीदने में किया। ये भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य है।
हो सकता है कि उसी धन का इस्तेमाल महाराष्ट्र के विधायकों और सांसदों को खरीदने में किया गया हो। इस पर हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने मजेदार और हास्यपूर्ण तरीके से सच्चाई बताई है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपका धन्यवाद। लग्जरी कार के नाम पर धोखाधड़ी, 7 गिरफ्तार। पुलिस ने एमपी अहमदाबाद मुंबई से दबोचा। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने लग्जरी कार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भाटाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग जाली दस्तावेजों का उपयोग करके लग्जरी और उच्च श्रेणी की कारें खरीदने के बाद उसे बेच देता था। ये लोग विभिन्न राज्यों के व्यापारियों के नाम पर उनके जीएसटी नंबर का दुरुपयोग करने के अलावा फर्जी कागजात का सहायता से लग्जरी कार खरीदने के लिए लोन हासिल करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह से BMW, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी मॉडल सहित 16 वाहन की जब्त किए हैं। संदिग्धों को दिल्ली, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद और मुंबई सहित विभिन्न शहरों से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह इन कारों को बाजार मूल्य से आधे दाम पर बेच रहा था और अपनी अवैध गतिविधियों से भारी मुनाफा कमा रहा था। कर्जा लिया ये सामने आ रहा है, लेकिन अभी 16 हमने सीज की है। बाकी एक 7 से 8 गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तकरीबन ये संख्या 30-35 तक जाएगी। सर पीसी कब तक है? पीसी आज उनकी खत्म हो चुकी है, उनको कोर्ट ने जैसी भेज दिया है। तो हमने टोटल 13 दिन की पीसी हम ले चुके हैं। चोरी भी करते थे सर? चोरी की भी गाड़ियां भी है या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेके जो गाड़ियां व्यापार के उसको लेके? चोरी भी करते थे, वो भी सीज किया हमने। चोरी की 3 गाड़ियां सीज। गाड़ी ली जाती थी, क्या कोई इस पे दूसरे लोग एंटी सोशल एलिमेंट उस गाड़ी को यूज करने के लिए किसी को बेचते थे या तो उससे इंडिपेंडेंट कैच कर दें? तो भी गाड़ी पे चोरी किया, फिर फेक डॉक्यूमेंट पे कोई भी गाड़ी किसी चीज को यूज कर सकता है। अभी इनके इस गैंग के कुछ एजेंट्स भी एक्टिव है मार्केट में। उन्होंने जिन को बेचा है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके बारे में जांच चल रही है। या गाड्या आपण जे रिकवर केल्या त्या यांच्याकडून रिकवर केल्या की ज्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून? ज्यांना विकल्या होत्या त्यांच्याकडून रिकवर केलेल्या म्हणजे सगळ्या गाड्या विकलेल्या होत्या? हो। तो रिकवर तो बॉम्बे से हुआ है, बाहर से? रिकवरी दिल्ली, अहमदाबाद, MP और कुछ बॉम्बे से। सिर्फ मार्केट के रेट से कम भाव में देते थे कि जो मार्केट बहुत तो मार्केट से आधे रेट में। तर त्यांना माहिती असेल त्यांना घेणाऱ्यांना की या गाड्या नाही। सर, ज्या 7 इसमांना अटक केली गेली त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे? त्या आधीपासून चोरी करायचे का? काय त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे? मुळात बॅकग्राऊंड 7 पैकी 4 लोकांचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। त्यांच्यावर याच स्वरूपाचे गाड्या घेणं आणि विकणं या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। थाने में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक दिव्यांग नाबालिग लड़की की उसकी मां और दादी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस घटना में मां और 2 अन्य आरोपी के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात में शामिल मां को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के अन्य 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाने के जगताप चौक इलाके में यशस्वी पवार नाम की एक विकलांग नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। यशस्वी के पिता राजेश पवार ने जानकारी दी है कि यशस्वी बचपन से ही विकलांग थी और उसका कई बार इलाज भी हुआ था। हालांकि 20 तारीख को जब यशस्वी पवार बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तब उसकी परेशानी से परेशान होकर उसकी मां और दादी ने परेशानी से तंग आकर उसे नशीला खाना देकर मौत के घाट उतार दिया। यशस्वी को मारने के बाद सवाल ये उठता है कि उसके मृत शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए। हालांकि उसकी मां एक निजी कार लेकर आई और देर रात करीब एक उसकी दादी और मां की सहेली ने यशस्वी पवार के शव को कफन में लपेटा और उसे उसके पैतृक गांव सतारा ले गई। वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यशस्वी के पिता राजेश पवार के बगल में रहने वाले स्थानीय निवासियों ने इसे देखा और थाने नौपाड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस संबंध में मां और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में यशस्वी पवार के पिता राजेश पवार ने खुलासा किया कि कोई मेरी बेटी को क्यों मारेगा? मैं पिछले 17 सालों से अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हूँ।
मेरी बेटी की हत्या नहीं की गई है, उसे इलाज के लिए मेरी पत्नी के गांव सतारा के बाई गांव ले जाया गया था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि रास्ते में क्या हुआ। हालांकि मेरी बेटी रात में कभी कभी बहुत चिल्लाती थी, इसलिए हम उसे कभी कभी नींद की गोलियां दे देते थे। हालांकि पुलिस के जरिए जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा है, ऐसा यशस्वी के पिता राजेश पवार ने आरोप लगाया है। 20 फरवरी को रात करीब 1 बजे जब यशस्वी पवार के मृत शरीर को लेकर यशस्वी की मां और दादी अपने एक साथी के साथ निजी कार से जा रहे थे, तो उस दौरान पवार के घर के बगल में रहने वाले पप्पू मोमीन ने उसे देख लिया। उसके बाद उसे शक हुआ तो उसे यशस्वी की मां से पूछा, लेकिन मां ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और वे कार में बैठकर चले गए। हालांकि पप्पू ने पुलिस को कुछ फोटो और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि पप्पू मोमीन ने मांग की है कि जो भी इसके आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न घटे। इस वारदात को लेकर थाने के नौपाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और मृतक नाबालिग लड़की यशस्वी की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही इस मामले में लिप्त दादी और एक अन्य साथी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। पहिलं होतं आणि मग ह्या आधी तुम्ही बँकेत कामाला होते. हा एसएल होतो, बँकेत कामाला होतो हां आणि त्याच्या आधी रिलायन्सला होतो, त्याच्या आधी मी टाटामध्ये होतो ओके. आणि शिवसेनेत पण भरपूरशा कामं केले या वॉर्डामध्ये. अच्छा, म्हणजे तुम्ही शिवसेनामध्ये हा हो, एकदम सहकारी, एकदम सक्रिय कार्यरत. अच्छा. एवढ्या वर्षी मी काम केलं, 25 ते 30 वर्षापर्यंत. आणि मग नंतर झाल्यानंतर मुलगी माझी पहिल्यापासून तशीच होती. हां मग ती मंडप जन्माला आली, वाईला जन्माला आली होती आणि वाईला जन्माला आल्यानंतर ती त्यापासून ती तशीच आहे. आणि 17 वर्ष आम्ही दोघी नवरा बायकोने तिला सांभाळ केलेला आहे. ओके. मग 17 काही वर्ष नाही, 17 वर्षापर्यंत आम्ही सांभाळ केला आहे. मग मुलीची काय ट्रीटमेंट चालू आणि होती का? मुलगीची ट्रीटमेंट आम्ही सगळं केलं होतं, DY पाटील पासून अच्छा. सगळीकडे, पण कुठलाही परिणाम आला नाही, काही आलं नाही. तरी सुद्धा आम्ही ते सांभाळत होतो. आणि इकडे जे जे मालवडे ठेवतात, जे बाहेरचे युपीवाले आहेत सगळे, आमचे कोण नाहीत, संबंधी नाही, त्यांनी पण पाहिले. मी आणि माझी पोरगी म्हणजे माझी बायको कुठे बाहेर गेली, कारण की मला पायाचा प्रॉब्लेम आहे, ओके. माझी बायको जाते तर माझं पण काहीतरी होतं. कुठे जाते म्हणजे असं काही नाही, कामाला नाही, पण बाहेर गावी वगैरे या हिशोबात ती जाते आणि येते अच्छा. ओके. घरातून त्यांच्या. आणि तिची सासू आमची आली का. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।